तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 356 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो अभी हम पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं उन सबको रिकैप कर लेते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना कि लू फेंग आउटर रीजन्स वॉर में आ चुका होता है, वहाँ पे लू फेंग सबको हंट कर रहा होता है और अभी के मर्तबा लू फेंग सारे ट्रेस को भी कलेक्ट कर रहा होता है। लू फेंग का सामना अभी कई सारे बंदों से होता है और अभी जो लू फेंग है वो अभी बाहर आउटर रीजन्स में जाके हाई एम्पर से भिड़ने वाला है। तो चलो यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। अब सीन चेंज कर हमें 200 मिलियन किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फ्रोजन केव होता है और वहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो कि लू फेंग का असल में इंतजार कर रहे होते हैं और लू फेंग वहीं पर जा रहा होता है। वहाँ का एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, जो कि उससे लोअर रैंक का होता है, और कहता है कि जाओ खुद को ट्रेन करो, तुम्हारे पास जो स्ट्रेन है उसके मर्तबा तुम आसानी से पाइनेकल लेवल ऑफिशियल अनडाइंग बेइंग को मार सकते हो। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब तीनों बंदे वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो लोग शब्दों से बात कर रहे थे, लेकिन वो मेंटली भी कम्युनिकेट कर रहे होते ताकि उनकी बातों को कोई और सुन न सके। अब यहाँ पे हमें एक ब्लैक आर्मी यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारे दुश्मन के पास एक बड़ा सा स्कैनर है जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। लकीली मेरे पास एक ऐसा स्कैनर है जो कि 20 किलोमीटर के एरिया में काम करता है और वो हाईली एडवांस है और हम लोग इसकी मदद से अपने एनिमी की जो लोकेशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए वो तीनों बंदे होते वो लू फेंग को इंतजार कर रहे होते कि लू फेंग आएगा और हम लोग उस पर अटैक करके उसको मार सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लू फेंग अभी तक ही सेक्टर लॉर्ड के पाइनेकल पे ही है। वे यहाँ पे दोनों बंदे उससे पूछते हैं कि मैजेस्टी आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ का मेन हेड कहता है कि चलो अभी तक बात ही करना चाहिए, यहाँ पर उसको शक नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि हमें बस इंतजार ही करना है और यहाँ इसके बाद वो अपने आप में सीक्रेटली बात करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे कई सारी बातें होती है, लेकिन मैं इनको स्किप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कई यूट्यूबर्स ने इन सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं बहुत सारे पार्ट्स को भी स्किप करने वाला हूँ। और अब फिर सीन चेंज कर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कैनर में एनिमी की लोकेशन को देखकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने कंट्रोल रूम में अपने उन सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग बबाता से पूछता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं और स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लैक आर्मर यूथ जो कि वही लोग होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग उन सबको इंस्पेक्ट कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे केव्स होते हैं और वहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं जो कि 1 लाख किलोमीटर की दायरे में फैले होते हैं। और वहाँ पे कई सारे जो तीनों वॉरियर्स होते हैं वो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबको अच्छे से देखता है, उन सबके पावर लेवल को भी स्कैन करने लगता है और यहाँ पर भी लू फेंग अपनी स्कैनर की बात करता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग उन सब के बारे में जान लेता है और यहाँ पे फिर से मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उन्हीं तीनों बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि मास्टर हमारे एम्पर एलाइज ने हमें इनवाइट किया है और वो लोग सरप्राइज हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई ट्रैप होगा क्योंकि आउटर रीजन्स वॉर में कोई भी इतना स्टूपिड नहीं होगा जो कि फाइट करते समय जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए होगा। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स के तौर पर भी बताया जाता है जो कि जिसको मैं स्किप करता हूँ, मेन पार्ट पे आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि चलो हमें बैटल के लिए तैयार होना चाहिए। अब लू फेंग वहाँ पे उन सबको देख रहा होता है, उन सब के विजुअल्स को लॉस्ट कर लेता है और यहाँ पर लू फेंग को भी अच्छे से नहीं पता होता है कि एनिमी ने उसके लिए ट्रैप बना लिया होता है। लेकिन लू फेंग जानता था कि यहाँ पर एक हाई एम्पर है और यहाँ पर वो फंस सकता है और अगर कोई भी गलती हुई तो यहाँ पे आसानी से वो किसी भी हाई एम्पर को अपने एलाइज में से बुला सकते हैं। जिसके बाद लू फेंग बबाता को ऑर्डर करता है और कहता है कि यहाँ का जितना भी बड़ा स्कैनर है उससे क्लोज कर दो। अब लू फेंग ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अगर लू फेंग बड़ा सा स्कैनर यूज करेगा तो बाकी सबकी लोकेशन लू फेंग को पता चल जाएगी और जितने भी अदर हाई एम्पर है लू फेंग को उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी। और लू फेंग को तो फाइट करके एक्सपीरियंस निकालनी होती है, इसलिए लू फेंग अपने स्कैनर को बंद कर लेता है ताकि जितने ऑरेंट आएंगे वो लू फेंग को खो सके और उन पे अटैक करेगा तो लू फेंग उसको मार देगा।
और अब फिर लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे हमें उसी ब्लैक आर्मी यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर उसने अपने स्कैनर को बंद कर क्यों दिया, क्या उसने हार मान ली है। और अब फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि असल में लू फेंग का इनाम होता है, क्योंकि आउटर रीजन्स में आने के बाद लू फेंग अपने रियल नेम को नहीं शोकेस कर सकता है और यहाँ पे इसलिए लू फेंग ने अपना नाम यांग रखा होता है। जिसके बाद लू फेंग नांसी रेस के एक बंदे से मिलता है जहाँ पे उनमें बातें होती है और नांसी रेस का बंदा लू फेंग से कहता है कि जब यहाँ पे जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाए तो तुम मुझसे स्टार टावर में आके मिल लेना, क्योंकि यहाँ पे कैसा है स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस भी है जो कि यहाँ पे तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं आ जाती कि वो उन सब से तुम मुकाबला कर सको तो मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस होने वाला है। तो लू फेंग भी इस्तेमाल करता और थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो अपने नांसी रेस के बारे में भी कंफर्म कर लिया होता है। और अब फिर लू फेंग ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन पूछता है जो कि ऐसी बकवास है तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। अब लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसके बाद लू फेंग कहता है कि यहाँ पर मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है तो ये मेरे लिए सेफ टाइम है। जिसके बाद लू फेंग कहता है अलीना तैयार हो जाओ, अब आप लोग बताओ कि अलीना कौन है असल में। जिसके बाद अलीना भी कहती है यस मास्टर, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे झुंड जो कि टाइगर एंड बक किंग्स के होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। लू फेंग उन सब के सामने देखता है और कहता है कि सब लोग मेरे ऑर्डर को सुनो, और अलीना भी कहती है आप कहिए। अब अलीना लू फेंग की सोल स्लेव होती है जो कि उन दोनों के सोल एक दूसरे से कनेक्ट थे तो वो दोनों मेंटली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। अब लू फेंग उस ट्रेजर्स की लोकेशन को देख चुका था और लू फेंग उसको फील कर पा रहा होता है। जिसके बाद लू फेंग कहता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है और अलीना को कहता है कि अपने सारे मिलियंस ऑफ किंग्स को लेकर उन सब पे अटैक कर दो। अब लू फेंग जानता था कि वहां पर वो लोग लू फेंग के लिए इंतजार कर रहे हैं और लू फेंग जाएगा तो उसके लिए बहुत ही खतरा होने वाला है। ऐसे लू फेंग अलीना को निकालकर अपने बक्स के आर्मी से अटैक करने लगता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अलीना भी अपने मिलियन किंग्स के साथ उन पर अटैक कर देती है और यहाँ पे काउंटलेस लाइट उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। अब वहाँ का ऑफिसर लेवल अंडांग बेंग को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें भी पता चलता है कि उन पे अटैक हो चुका है। अब देखा जाए तो उन सब के पास भागने का रास्ता होता, अगर उन सबको पहले ही पता होता कि उन सब पे अटैक हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही देर हो चुका था। उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही क्लोज आ चुका था। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उन्हीं के पीछे था और दिखाया जाता कि पूरे के पूरे प्लैनेट को ही बक्स के द्वारा घेर लिया जाता है। वहाँ पे चारों तरफ तबाही होती है, वहाँ पे जितने भी एम्प्रेस होते हैं सब लोग डर में आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे बक्स से कोई भी नहीं लड़ सकता है। और दिखाया जाता है वहाँ जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं सबको मार दिया जाता है। चारों तरफ साइलेंस होती है, पूरी जमीन आसमान वहाँ पे चारों तरफ तबाही हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चारों तरफ एक्सप्लोजन हो रहा होता है। यहाँ पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ अटैक हो रहा था तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे वही ब्लैक आर्मी यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो लू फेंग को मारेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर ये लू फेंग आखिर इन बक्स की आर्मी को कैसे ला चुका है। अब देखा जाए तो वो अपने F9 शिप में होता है और उसको देख रहा होता है। वो कहता है कि ये सब सर्वेंट बक्स है और वो इन सब के बारे में अंदाजा लगा लेता है कि ये सब लू फेंग के अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी बक्स की आर्मी का यूज कर रहा था, लेकिन लू फेंग को एक चीज की ध्यान रखनी थी कि लू फेंग का यही ट्रम्प कार्ड है जो कि उसकी बग आर्मी है। अगर यहाँ पे अलीना मारी जाए तो यहाँ पे जितने भी बक्स आर्मी वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि अगर रानी मारी गई तो यहाँ पे उन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए लू फेंग यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होता है, अलीना को वापस बुला लेता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने साउविंग्स को और गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साउविंग्स वही था और देखते ही देखते लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट में आ चुका होता है जिसके ऊपर सिल्वर विंग होता है और अभी कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। अब दिखाया जाता है कि वो हवा में उड़ने लगता है और मिलियंस ऑफ किलोमीटर जो दूर टारगेट होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज कर उन्हीं सबको दिखाया जाता है जो सबको कहता है कि हम अब स्कैनर्स में नहीं रह सकते हैं, हमें अपने लॉ डोमेन्स को यूज करना होगा। और यहाँ पे सब लोग के पास कोई चॉइस नहीं होता है क्योंकि उन पे अटैक हो
चुका होता है और टू ऑफिसर अनडाइंग वो दोनों भी शॉक होते हैं और दिखाया जाता है कि वो सब अपने लॉ डोमेन्स को अनलीज करके रिलीज करके चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं ताकि वो उनसे बच सके। ब्लैक आर्मी यूथ सबसे कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि रिलैक्स करो, यहाँ पर रीजन यही है कि जो अटैक उसने किया था वो कंबाइंड बग आर्मी अटैक है और यहाँ पे वो ज्यादा देर तक भी नहीं टिकने वाले हैं। और अब फिर सीन चेंज कर उन सैफ फ्लावर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो यूथ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे वो कहता है यान फ्लावर, वो कहते हैं मास्टर मैंने अपने अनडाइंग बॉडी के 62% को गवा दिया है, लकली मैं यहाँ पे अपने फ्लावर्स को स्प्रेड करने में सक्षम हो चुका हूँ जिसके कारण अभी मेरी 38% अनडाइंग बॉडी बनी हुई है। अब देखा जाए तो इसके पास भी अपनी प्लांट लाइफ फॉर्म है और ये फ्लावर उसकी ही प्लांट लाइफ फॉर्म है जो कि अपने मास्टर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ब्लैक आर्मी यूथ होता है वो तो पहले केयर फ्री होता है लेकिन जब अपने प्लांट लाइफ फॉर्म की ये बातें सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर जो अटैक हुआ है आखिर कितना पावरफुल है जिसने इसके 62% अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब यहाँ पे सबसे वो कम्युनिकेट करता है और कहता है कि यहाँ पे एनिमी का अटैक हो चुका है और यहाँ पे वो ब्लैक आर्मी यूथ कहता है कि ये तो सिल्वर विंग एम्पर है और फिर बाद में सिल्वर विंग एम्पर भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि सिल्वर विंग एम्पर मैं ऑटमन कैंप से हूँ और यहाँ पे वॉरियर्स पे तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगा हुआ है इसलिए मुझे फोर्स मत करो। अब यहाँ पे यूथ सोच रहा होता है कि जितने भी नासी वॉरियर्स होते हैं आउटर रीजन्स में वो इस सिल्वर बीस्ट के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद लू फेंग अपने गोल्डन ऑन बीस्ट के साथ वहां पे पहुंच जाता है और आते ही अपने स्ट्राइड ट्रेवल टेक्निक को अनलीज कर देता है जहाँ पे उसकी आफ्टर इमेजेस भी बनने लगती है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है क्योंकि लू फेंग के पास अभी साउ विंग्स होती है और साउ विंग्स की खासियत ही फ्लाई करके स्केपिंग करने के लिए होती है। अब यहाँ पे कई सारे फाइटिंग सीन्स भी होती है तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि बताने में उतना मज़ा नहीं आता है। और अब फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनमें से कई सारे बंदे होते हैं एक के पास टाइम के फ्लो को चेंज करने की भी ताकत होती है, वो टाइम को स्लो कर सकता है लेकिन अभी वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो टाइम को स्टॉप कर सके या फिर इतने हद तक कि वो एक ही जगह पे किसी वस्तु को रख सके। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी लेकिन फिर भी वो टाइम को अफेक्ट कर पा रहा होता है। जितने भी बंदे होते हैं वो सिल्वर विंग एम्पायर से लड़ रहे होते हैं लेकिन उनके अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है और जितने दो अदर बंदे होते हैं वो लोग को शॉक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। अब जबकि हमें पता था कि लू फेंग प्राइमरी के उस सिटी में होता था तो वहाँ पे उसने अपने मून पॉलिसी टेक्निक को बनाया होता है जो कि लू फेंग ने कई सारे रेसेस के वॉरियर्स से फाइट करके बनाई होती है और उन सबको मारने में भी सक्षम हो चुका होता है। इसलिए लू फेंग भी टाइम लॉस के अंदर ढल चुका होता है और लू फेंग भी इन सब के जितने भी दिक्कतों का सामना होता है उन सबसे अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका होता है और उसके पास एक्सपीरियंस था कि आके वो इससे डील कैसे कर सकता है। इसलिए लू फेंग को यहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे वो यूथ अपने उस अटैक को यूज करता है जो कि फॉर्मलेस अटैक होता है, सोल अटैक, जो कि लू फेंग के बेस्ट वर्जन में जाके उस पे अटैक कर देता है और वो लू फेंग के जनरल आर्मर को पियर्स करके उसके मटेरियल को फेंकते हुए उसके अंदर जाता है। लेकिन ये क्या, लू फेंग पे तो उसके अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि लू फेंग ने अपने ऊपर जनरल आर्मर्स को भी रखा हुआ था, ऊपर से साउ विंग्स, जिसकी वजह से लू फेंग पे जितने भी अटैक होते हैं उसके 99% जर्म्स की तरह ही खत्म हो जाते हैं। लू फेंग के सामने 1% क्या है। लू फेंग अपने सोल डिफेंस टेक्निक बेस्ट हाउस से आराम से बच जाता है और फिर लू फेंग उन सब पे अटैक कर देता है और ये देखकर तो वो यूथ के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, वो गाली देने लगता है और वो सबको कहता है कि कैसे भी करके उसे रोकूं। लेकिन जितने भी बंदे हैं वो उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है और यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता और सब कहते हैं कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। और यहाँ पे बीस्ट बहुत ही जोर से हाउल करता है और कहता है कि तुम दोनों ऑफिसर, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और जो बीस्ट होता है लू फेंग का वो अपने स्पीड के लिमिट पे आ चुका होता है और वो बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो सभी स्टन हो जाते हैं उसकी फास्ट स्पीड को देखकर और दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने साउ विंग से उन
उन दोनों बंदों पे अटैक कर देता है और ब्लैक आर्मर यूथ उन सबको देख कर कहता है कि तुम दोनों को केयरफुल रहना होगा। लेकिन जब तक वो उसको बता पाता, लू फेंग का अटैक उन सब पे लग चुका होता है, जो कि कई हजार किलोमीटर दूर तक स्लैश करते हुए आ रहे होते हैं और उन दोनों ऑफिसर पे जाके टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एक ही झटके में एक तो मारा जाता है। और यहाँ पर एक तो मारा जाता है जिसका नाम लूसा होता है और दूसरा जो ऑफिशियल अंडांग होता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब देखा जाए तो उसकी भी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी फिर से रिफॉर्म होने लगती है। जैसा कि आपको अंडांग ड्रीम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होता है, जब तक आप उसके पूरे के पूरे सोल को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर उसके पूरे हर एक सेल्स को न डिस्ट्रॉय कर दो, तब तक वो नहीं मरने वाला है। इसी कारण वो अपने बॉडी को फिर से रिफॉर्म करने लगता है और वो बहुत ही शौक हो जाता है और क्या था कि क्या लूस वो मारा गया। और उस ब्लैक आर्मर यूथ के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि यहाँ पर अभी एक ही अटैक हुआ है और मैंने अपने अंडांग बॉडी के 6% को लॉस कर दिया है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लूसा एक हाई ऑफिशियल अंडांग बेंग होता है जो कि एक ही हिट में मारा गया होता है और सरवाइव करना उसके अंदर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये सिल्वर विंग एम्पर की जो स्ट्रेंथ है वो जरूर पाइनिकल एम्पर स्ट्रेंथ की जितनी है, लेकिन असल में उतनी नहीं होती क्योंकि लू फेंग ने उतनी स्ट्रेंथ अपने जनरल आर्मर अपनी जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज होती है उससे बढ़ाई होती हैं। और अब फिर दिखाया जाता है कि वो सब बहुत ही घबरा चुके होते हैं क्योंकि वो पाइनेकल एम्पर का सामना नहीं कर सकते। वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और वो सब भागने लगते हैं और यहाँ पर वो अपने टाइम स्टॉप को भी यूज़ कर रहा होता है। बीस्ट को पता चल जाता है कि वो अपने टाइम स्टॉप को यूज़ करने वाला है, इसलिए वो पहले से ही तैयार हो जाता है। और लू फेंग उन सब जितने भी टाइम स्टॉप होती है उसको अपने ब्रूट फोर्स मतलब अपनी स्ट्रेंथ से अटैक करके तोड़ने लगता है। देखा जाए टाइम स्टॉप तो वो भी एक बैरियर के जैसा होता है, उस बैरियर को तोड़ा जा सकता है अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके। लू फेंग उसको बड़ी आसानी से तोड़ देता है थोड़ी सी पावर लगाने के बाद और यहाँ पे फिर से उस पर अटैक करता। बीस्ट कहता है कि क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझसे भागने वाले हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बीस्ट अपने ट्रेस की लोकेशन के बारे में फील कर लेता है जो कि अभी 1 मिलियन किलोमीटर ही दूर होता है। और अब फिर लू फेंग उस नानसी यूथ की तरफ देखने लगता है जो कि भाग रहा होता है, वो उसी की तरफ चला जाता है। ब्लैक आर्मर यूथ अपने सब लाइट स्पीड की ओर पहुंच चुका होता है और वो अपने लाइट स्पीड के बहुत ही करीब होता है। अगर यहाँ पे वो लाइट स्पीड में चला जाता तो यहाँ पे वो डार्क यूनिवर्स में चला जाता और वो भागने में कामयाब हो जाता। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड लाइट स्पीड की जितनी जा रही है, अगर लू फेंग अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को यूज नहीं करता तो वो इतने दूर तक नहीं जा सकता। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। अब लू फेंग जितने भी बैटल किए हो उससे एक नया डिसीजन बनाता है कि ये जो नानसी यूथ है वो टाइम को स्टॉप कर सकता है और मुझे उसे मारना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे एक ट्रिक का यूज करना होगा। अब लू फेंग उस यूथ को पीछा करने लगता है जो कि अपने अपने फ्लाइंग स्पीड के मैक्सिमम पे आ चुका होता है। लू फेंग इसके साथ अपने लार्ज स्कैनर को भी एक्टिवेट कर रहा होता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस नानसी बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो मुझे अभी तक चीज कर रहा है, आखिर वो मुझे चीज करने से रुक क्यों नहीं रहा है। और वो बहुत ही डरा हुआ होता है। अब देखा जाए तो उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो सिल्वर विंग एम्पायर को नहीं मार पा रहा था, लेकिन वो अभी अपने मैक्सिमम स्पीड पे आ चुका था और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि जिस स्पीड पे मैं हूँ उस स्पीड पे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अब दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे लू फेंग और वो बंदा वो दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे थे और ये पीछा 6 घंटों तक चलने वाला था। अब 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सडनली रुकता और कहता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, जिसके बाद वो अपने स्कैनर को भी ऑन कर लेता है और उसे लगता है कि लू फेंग उसका पीछा नहीं कर पा रहा होता और यहाँ पे इन सब के बारे में सोचने लगता कि आखिर सिल्वर विंग एम्पायर का मुझसे क्या लेना देना है। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। और अब फिर हमें आधे दिन बाद
रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक डिश शिप अपीयर होता है रिवर के ऊपर और हमें कंट्रोल रूम के अंदर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लैक आर्मर और ब्लैक विंग में होता है। लू फेंग यहाँ पे चाय पीते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही संभल कर काम करना होगा। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी तो तुम भाग गए हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर अभी तक लू फेंग को वो ट्रेस बुला रहा होता है और लू फेंग कहता है कि उसको मारना सच में डिफिकल्ट है। मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एक लो एम्पर के पास टाइम स्टॉप की एबिलिटी होगी। और यहाँ पे वो कहता है ऐसा लगता है कि वो नांसी रेस का एक जीनियस होगा, इसी कारण तो उसके पास ऐसी टाइम स्टॉप की एबिलिटी है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि बहुत ही कम बंदों के पास टाइम स्टॉप की पावर होती है। लू फेंग कहता है टाइम स्टॉप अगर मेरे पास ये होता तो अलग ही बात होती। अब स्वैलो स्टार सीरीज में टेलीपोर्टेशन और टाइम स्टॉप ये दोनों बहुत ही हेवनली टेक्निक मानी जाती है। टेलीपोर्टेशन ये स्पेस हेवनली टेक्निक होती है और टाइम स्टॉप ये टाइम लॉ से आती है। दोनों अलग अलग है। कंपैरिजन में देखा जाए और टाइम स्टॉप टेलीपोर्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ऐसा कोई मूवमेंट आया जब वो टाइम स्टॉप से हिट हुआ तो इंस्टेंटली डिफेंड करने के लिए लायक नहीं बचेगा। एनिमी आराम से भाग सकता है या फिर अटैक भी कर सकता है। अब देखा जाए तो उसको कुछ टाइम लगते हैं उस बैरियर को ब्रेक करने में। अब जैसा कि लू फेंग अनप्रिपेयर था तो लू फेंग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लो एम्पर के पास एक ऐसी भी एबिलिटी होगी। अब किसी के पास प्रिपरेशन होगी और वो पहले से जानता होगा कि इसके पास टाइम स्टॉप की एबिलिटी है तो वो अपने डिफेंसेस को ऐसे मेंटेन करके रखेगा। लेकिन फिर भी उस डिफेंस को ब्रेक थ्रू करने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है और 0.1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है पाइनेकल एमपी को उस ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन उस 0.1 सेकेंड में कई सारे अटैक्स को किया जा सकता है जो कि उन्हें कई ज़्यादा हार्म भी कर सकते हैं। लू फेंग सोचता है कि लकली नांसी रेस यहाँ से भाग चुका था, नहीं तो यहाँ पे अगर उस पर अटैक करता तो मैं भी डैमेज खा सकता था। अब लू फेंग कहता है कि मेरे पास अभी गोल्डन और बीस्ट है जिसके पास जनरल आर्मर और क्लाउड काउंटर वन है, मेरे पास 2 डिफेंसेस है और यहाँ तक कि अगर वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर लेता तो मैं मरता नहीं। लू फेंग के पास तो क्लाउड काउंटर वन भी थी जो कि बहुत बड़ा हो चुका होता है। और अब फिर सीन चेंज कर लू फेंग का वही डिस्क शिप आगे बढ़ता है और वो एक बड़े से सिल्वर बीस्ट आ जाता है जो कि लू फेंग ही होता है। अब लू फेंग जिस जगह पे आया होता है वो नीचे देखता है जहाँ पे एक नदी बह रही होती है और वहाँ पे 1000 ऑफ किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता है। वो एक सीक्रेट रीजन होता है जहाँ पर खतरा हमेशा भरा ही होता है। यहाँ पे लू फेंग अपने आप के गोल्डन और बीस्ट के फॉर्म में आ चुका था। लू फेंग के लिए अभी उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। लू फेंग अपने अलीना को ऑर्डर देता है और कहता है कि मिलियंस ऑफ बग्स को निकालूं और यहाँ पे अच्छा सा स्वागत किया जाए। अब यहाँ पे वो बीस्ट नीचे की ओर देखता है जहाँ पे 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर अंदर एक बॉटम रॉक लेयर होता है जहाँ पे वही बंदा आकर छुप चुका होता है। सोचता है कि लू फेंग उसे नहीं खोज पाएगा लेकिन लू फेंग इन सब के बारे में जान चुका होता है। अब पहले के मर्तबा लू फेंग अपनी ताकत के बारे में नहीं जानता था कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लू फेंग यहाँ पे एक और चांस दे रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए। लू फेंग ऑर्डर करता है कि तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, इन सबको मार दो। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे टाइगर आर्मर किंग्स अपीयर होते हैं उस बीस्ट के सामने, वहाँ पे मिलियंस में होते हैं और वो सभी वहाँ पे अटैक करते हैं। लू फेंग अपने स्कैनर से उसके स्कैनर को जैम कर चुका होता है। लू फेंग सबको ऑर्डर करता है अटैक और लू फेंग उनको अपनी कोऑर्डिनेशन बता देता कि अभी वो किस तरह मौजूद है। फिर सीन चेंज कर हमें उन्हीं रिवर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रुके हुए होते हैं। वहाँ पे F9 शिप के भी होते हैं और जी ग्रेड केबिन होते हैं, वहीं पे रुके होते हैं। सब बात कर रहे थे और कहते योर मेजेस्टी ये सिल्वर विंग एम्पर अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं दे रहा था उस वक्त, वो ऑटमन बाउंटी लगा हुआ है उस पर और अगर यहाँ पे किसी ने उस पर देख लिया तो उस पर आराम से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लू फेंग पर बाउंटी भी लगा हुआ होता है उसको मारने के लिए और लू फेंग अगर ऐसे खुले में जाएगा तो उस पर कोई भी अटैक कर देगा। लेकिन लू फेंग यहाँ पर तो पूरा रिस्क ले रहा होता है। यहाँ पे वो तीनों बैठकर आराम से बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे उस यूथ की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे टेरिफाइंग अटैक आगे लगता है और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर में स्कैनर ने इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, क्या हम लोग अटैक हो
चुके हैं। क्या वो सिल्वर विंग एम्पर अभी तक यहाँ पे आ चुका है? वहाँ पे चारों तरफ वर्कम मच जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए और दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ में मैंटिस आके अटैक कर देते हैं और वो यूथ कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उसी अटैक में उसने अपने 3% अनडाइंग बॉडी को खो दिया होता है, जबकि वहाँ पे जी ग्रेड केविन भी होता है, लेकिन फिर भी इसमें उसकी अनडाइंग बॉडी डैमेज हो चुकी होती है। जिसके बाद वो कहता है कि सिल्वर विंग एम्पर उसने हमें खोज लिया है, जल्दी से यहाँ से हमें निकलना होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लूफी उसे मार पाता है या फिर नहीं, या फिर से वो भागने में कामयाब हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।